आज हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ सार्स कोव 2 के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसका लिंक किस किस तरीके से है। क्या ये लैब से निकला था, क्या ये चाइना के वेट मार्केट से निकला था, तो सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। और हम थोड़ा एक ओवरव्यू भी लेंगे कि वो वायरस किस तरीके से काम करता है और वायरस से क्या क्या बीमारियां, एक डेडलिस्ट बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक होस्ट की तलाश में रहता है। इसके नेचुरल होस्ट भी होते हैं और नेचुरल होस्ट का मतलब वो वहाँ रहते हैं लेकिन वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। हम इंसान कई वायरस के चपेट में आने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो वायरस की एक संरचना क्या होती है? तो वायरस की संरचना में वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल ही आगे चल के रेप्लिकेट होता है इंसान के शरीर में। और वायरस का जो खोल है वो एक प्रोटीन का बना होता है। अब आते हैं वायरस के जीनोम, जो कि अंदर वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या रोल है। सबसे पहले मैंने बताया या तो वो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अगर वो डीएनए हुआ तो डबल स्टैंडर्ड होता है, अगर वो आरएनए हुआ तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जो कोरोना वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। कई जो आरएनए के जो वायरसेस हैं वो डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं, जो रेट्रो वायरस होते हैं, जो कि एचआईवी है। तो और जो आरएनए वायरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन रेट रखते हैं, यानी इनका म्यूटेशन होने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि डीएनए की म्यूटेशन, जो डीएनए वायरस है उनकी म्यूटेशन होने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। और डीएनए वायरस बहुत स्टेबल होते हैं जबकि आरएनए वायरस बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ये था जीनोम के बारे में। अब आते हैं वायरस के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। पहली बात, आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है और डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। और जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। यहाँ पर आप देखोगे कि यूरासिल और थायमिन अलग है, बाकी तीनों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कॉमन है। ये डीएनए और आरएनए की कुछ संरचनाएं हैं जो कि कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो कैसे काम करता है? रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या करता है, एडेनिन, जो ये एडेनिन है ना, इसे बिल्कुल वीक कर देता है। जब रेप्लिकेट होता है कोरोना वायरस तो इस एडेनिन को बिल्कुल वीक कर देता है और आगे जो वीक एडेनिन है ये रेप्लिकेट होता है। उससे क्या होता है कि जो कोरोना वायरस है उसका जो म्यूटेशन है वो भी कम हो जाता है और असर भी कम हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस टाइम के साथ ये समझ जाता है कि जो एडेनिन है ये बहुत वीक कॉपी हो रहा है, तो इसको वो ठीक करने की कोशिश करता है और इससे रेमडेसिविर का जो असर है वो कम होने लग जाता है। देखिए, कोरोना वायरस पहला वायरस नहीं है जिसने इंसानों को इतना परेशान किया है। इससे पहले हमने शताब्दियों से बहुत सारे वायरसेस देखे हैं, उनका सामना किया है, वैक्सीन्स बनाई हैं, रेबीज, इबोला और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिनका हमने ट्रीटमेंट ढूंढा है। इवन एचआईवी का भी आज ट्रीटमेंट मौजूद है। हालांकि उसका वैक्सीन नहीं है लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से वायरसेस जो आज तक के डेडलिस्ट वायरस माने गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने रखा है इबोला वायरस को, क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इबोला वायरस का जो आउटब्रेक है वो वेस्ट अफ्रीका में देखा गया था 2014 में और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एपिडेमिक्स बताया था WHO ने इसको, और जो कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड और टिश्यू से फैल सकता है। इबोला वायरस का जो आउटब्रेक है एक बैच से बच्चों में हुआ था और उससे पूरे कम्युनिटी में फैला था। तो इबोला वायरस आज तक का सबसे खतरनाक वायरस मैं मानता हूँ। उसके बाद आता है एचआईवी जो वायरस है वो इम्यूनिटी को कम करता है और जो कि CD4 सेल जो रेस्पॉन्सिबल होती है इंसान के शरीर में इम्यूनिटी के लिए, वो सीधा उन पे अटैक करता है। अगर CD4 सेल इंसान के शरीर में कम होती चल जाएंगी, उस इंसान की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म होती चल जाएगी और जिससे कि दूसरी बीमारियां उस पर अटैक करना शुरू कर देंगी। और एंड सिचुएशन जो आती है एचआईवी की वो होती है एड्स, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अगला लिस्ट में नंबर है रेबीज का। रेबीज आज के टाइम में बहुत रेयर है क्योंकि रेबीज के बहुत सारे वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। रेबीज की सब वैक्सीन वैसे भी 100 साल पहले आ चुकी थी। 1920s में रेबीज की वैक्सीन आ चुकी थी। और रेबीज जो वायरस है इसका पोस्ट और प्री दोनों में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि अगर किसी का टाइम पर रेबीज में इलाज ना हो तो पूरा उसका नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है और इंसान की डेथ हो जाती है उससे।
अगला है हंटा वायरस। हंटा वायरस एक जीनोटिक डिजीज है जो कि सबसे पहले यूएस में एक्सपोज हुआ था 1933 में। हंटा वायरस जो कि एक डियर माउस से आता है, जो यूएसए में कुछ फैमिलीज में डियर माउस से हंटा वायरस डिजीज देखा गया था। देखिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, कैसे एक वायरस पूरी दुनिया को हिला के रख देता है और एक पैंडेमिक का रूप ले लेता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वैसे तो 2002-2003 से हो चुकी थी, क्योंकि ये आउटब्रेक पहले भी देखा गया था। फिर मर्स आया था, मिडिल ईस्ट वाला जो वायरस है वो आया था, और फिर ये कोरोना वायरस। तो ये देखते हैं कि हुआ कैसे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 30 दिसंबर 2019 को, जहाँ पर कुछ सैंपल्स आते हैं, कुछ पेशेंट्स के सैंपल्स आते हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और उसके अगले दिन देखा जाता है कि बहुत सारे क्लस्टर ऑफ पेशेंट्स निमोनिया के सामने आ रहे हैं, जिनका सीधा सीधा लिंक वेट मार्केट, जो वुहान में वेट मार्केट है वहां से है। ये जो सबसे ज्यादा जो पहले पेशेंट आए थे वो वेट मार्केट से आए थे, और वेट मार्केट से इसलिए शुरुआती टाइम पर कहा गया क्योंकि जो चमगादड़ है उससे इसको माना गया इसका एक्सपोजर, क्योंकि चमगादड़ इसका फर्स्ट जो एक्सपोजर है वो हुआ चमगादड़ से पेंगोलिन में। पेंगोलिन से कहीं ना कहीं कंजम्पशन ह्यूमन द्वारा किया गया होगा, और ह्यूमन में ये चीज आई सामने। बाद की रिसर्च ने इस चीज को नकार दिया, क्योंकि अभी तक इसका पेशेंट जीरो नहीं मिला है, क्योंकि सबसे पहले किसको आया। इसके बाद आते हैं हम लैब थ्योरी में। इसकी शुरुआत होती है जून 2012 से, जहां एक चाइना के वेस्ट चाइना के मोजियांग नाम का एक प्रांत है, वहां पर 6 माइनर्स को कुछ निमोनिया जैसे सिम्टम्स आए थे, और जिनमें से 2 की अगले 2 दिन बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद 1 माइनर्स की 6 मंथ बाद डेथ हो गई थी। उसके 6 मंथ बाद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डॉक्टर शी वहां जाती है और कुछ सैंपल्स बैठ के और माइनर्स के कलेक्ट करके लेके आती है सीधा वुहान लैब में। इसके बाद शी उन पर रिसर्च करती है। उस रिसर्च को बोला जाता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है और एक वायरस को म्यूटेट किया जाता है लैब के अंदर। उसके बाद 2016 में शी ने एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें उन्होंने एक बताया कि हमने एक नए वायरस का इजाद किया है। उसको उन्होंने नाम दिया RABT-CoV4991। शी ने अपनी रिसर्च में बताया कि उन्होंने एक नया कोरोना बनाया है, यानी कि नया कोरोना वायरस बनाया, अपनी रिसर्च में पब्लिश किया है ये, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक सार्स जो फर्स्ट था 2003 में आउटब्रेक हुआ था, और जो माइंस में जो कोरोना का टाइप का एक वायरस मिला था, इन दोनों को मिला के उन्होंने एक नया वायरस का स्ट्रेन तैयार किया है, जो कि लैब में तैयार किया गया है। अब हम आते हैं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। ये बायो स्टैंडर्ड जो होता है BSL, उसकी फोर्थ स्टैंडर्ड की लैब है, जो कि चाइना की फर्स्ट लैब है। वहाँ की जाती है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च। हालांकि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कई कंट्रीज में बैन है। इसमें होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है वायरसेस की। वायरसेस को चेक किया जाता है कि किस हद तक म्यूटेट कर सकते हैं, इसकी एडवांस स्टेज क्या हो सकती है कि हम इससे लड़ सकें, इसके जीनोम सीक्वेंस बना सके जिससे हम वैक्सीन तैयार कर सके। ये सब किया जाता है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में, और यही सब हो रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2019 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपके पास ऐसे और भी कई टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उन पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।